दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों बहुत ही इंतज़ार करना पड़ा आपको छंद के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि आपको छंद का वीडियो चाहिए और आपको छंद में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो अब बनाना ही चाहिए। ठीक है, इंतज़ार इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब वही जो कुछ वोकैबुलरी वाले जो सेक्शंस हैं जैसे वाक्यांश, पर्यायवाची, तो ये सब धीरे धीरे होता रहेगा। ग्रामर पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छंद में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से, जिसको समझना होगा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। कुछ समझने वाली चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। तो यानी ट्रिक और समझ का एक अच्छा मिश्रण लेके हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक कर दे, क्योंकि इस वीडियो को आपको पसंद तो जरूर आने वाला है। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको छंद में कभी भी समस्या नहीं आएगी। मैंने उन छंदों को लिया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण छंद हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहीं से यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है। अगर बाई चांस अगर कुछ और भी होता है तो उसको हम लोग अलग वीडियो में पार्ट करके बना देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए छंद को जानने से पहले हम लोग को पहले ये समझ लीजिए, देखिए छंद पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जैसे परिभाषाएं हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे चरण आ जाता है, तुक आ जाता है, गति आ जाती है ना, तो इस टाइप के जो वर्ण आ जाते हैं, मात्राएं आ जाती हैं, तो वे होती क्या हैं, उनके थोड़े से छोटे छोटे जो शब्द हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए छंद के अंग की बात करें तो पहले होता है वर्ण। देखिए वर्ण का क्या अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ की मैंने बता दिया है कि एक टाइप से आपकी इकाई होती है ना, जो इकाई होती है उसको वर्ण कह देंगे। जैसे क ख ग घ वर्ण हो गया। और जो छंद में वर्ण होते हैं, जैसे वर्ण में से जब स्वर निकालते हैं तो वो जैसे क में से अ निकल रहा है ना, तो इस टाइप के वो वर्ण हो जाते हैं। अब देखिए मात्रा की बात करें, यहाँ पे मुख्य हो जाती है मात्रा। मात्रा जो होती है दो प्रकार की इसमें आ जाती है, एक होती है लघु, एक होती है दीर्घ। देखिए या गुरु उसको बोलते हैं। तो लघु में होती है जिसको अगर हम गिनते हैं, तो लघु को अगर हम गिनना होता है तो उसको हम एक मात्रा गिनते हैं, और दीर्घ को गिनना होता है तो दो मात्रा गिनते हैं। देखिए लघु और दीर्घ होता कैसे ये समझिए। जितनी भी छोटी, याद रखिएगा ये आप जिसको आप समझ लीजिए कि जितनी भी छोटी मात्राएं, जैसे फिर क मतलब जैसे छोटी मात्रा है, जैसे छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, तो ये सब मात्राएं किस में आ जाती हैं, ये सब मात्राएं हो जाती हैं आपको एक मात्रा। इसमें किस में काउंट होगी, एक मात्रा में, यानी लघु में काउंट होगी। और अगर दीर्घ की बात कर रहा है या लघु या गुरु की बात की जा रही है, जैसे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये सब हमारे आ जाएंगे गुरु में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है। और आपको बता दूं, लघु में जब हम मात्राएं गिनते हैं तो वो एक गिनती जाती है और गुरु में दो मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलते हैं। देखिए गति का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी क्या कहते हैं कि कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी जैसे भी कोई भी काव्य साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उसको जो पढ़ने का जो हमारा फ्लो है, हमारे पढ़ने का तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी गति कहते हैं। अब देखिए यति क्या होता है, आपने चौपाई या दोहा, सोठा, रोला कुछ भी देखा होगा तो उसमें आपको कॉमा कॉमा नज़र आता है ना। जैसे कुछ शब्दों के बाद कुछ कॉमा नज़र आ जाता है, तो वो कॉमा क्या होता है, उसी कॉमा को यति कहते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से यूँ कह लीजिए उसको अल्प विराम कह दें। ठीक है, जो कॉमा लगा है यानी पढ़ने के बाद जहाँ पे रुक जाते हैं वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, वो हमारी यति हो जाती है। सीधे सीधे याद रखिएगा, जो कॉमा वाला जब वहाँ पे वर्ड आ जाता है उसी को कहते हैं यति कहते हैं। अब देखिए तुक का क्या मतलब होता है। तुक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी ले लीजिए, उसके लास्ट में जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने उदाहरण जो लिया था, पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। यहाँ पे देखिए रूप और भूप, यहाँ पे जो अंतिम वाला शब्द है ना, देखिए यहाँ पे प और प, यानी किसी भी लाइन में जो अंतिम वाले जो ये जो वह शब्द होते हैं ये क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है,
जैसे जामवंत के वचन सुहा है, सुनिन मंत्र हृदय मंद है ना। तो देखिए य मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है ना। उसी तरीके से विनय न मानस जलर जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सगुप्त भय बिन होए न प्रीत। तो देखिए यहाँ पे त मिल रहा है, तो ये कैसा शब्द है, ये सब तुकांत शब्द होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इसको हम तुक कहते हैं। अब देखिए चरण की बात आ जाए तो चरण का मतलब क्या होता है कि जैसे जितने भी भागों में बांटा गया है, यूँ सीधे सीधे बस मतलब समझते चलिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, यानी जो हमारा एक भाग हो गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा चरण कहला देता है, ठीक है। या किसी भी काव्य में जो उसका एक भाग हो गया, या यूँ कह लीजिए 1/4 भाग, ठीक है। चरण का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 भाग, यानी जैसे 4 चरण होते हैं तो उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, हमारा चरण हो जाएगा, ठीक है। अब गण की बात करें तो गण का मतलब क्या होता है दोस्तों, गण का मतलब हो जाता है जैसे 3 वर्णों का समूह, जैसे पवन, तनय, संकट। कितने स्वर्ण है सभी में, 3 देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने वर्ण है, 3 वर्ण है ना। तो 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा हमारा, या 3 वर्णों का जो शब्द बनेगा उसको हम बोलेंगे गण शब्द। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे गण। समझ में आ गया इतना चीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग मात्रिक छंद पे। देखिए मात्रिक छंद की क्या मतलब होता है, देखिए मात्रिक छंद का ही मतलब क्या हो, जैसे अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो यहाँ पे मतलब समझ में आता है कि हमारी किससे संबंधित है, ये हमारा मात्रा से संबंधित है। अर्थात जो काव्य साहित्य में क्या हो, मात्रा के अनुसार अगर हम छंदों का डिसीजन करें, छंदों का निर्णय करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद हो जाएगा। और देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और यही आप बता दूं मैं, छंद वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मात्रिक छंद की बात करेंगे। यहाँ से 99% जो प्रश्न हैं यहीं से आते हैं, इसलिए आपको इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैक्सिमम अगर आप स्कूल में भी हैं, अगर आप कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मैक्सिमम आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इधर उधर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। बहुत एग्जामिनर को फंसाने का मन है तो इधर उधर से पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन मात्रिक छंद से ही पूछा जाता है अधिकतर। चलिए देखिए, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक क्या होते हैं, ये तीनों समझिए। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप क्या समझते चलिए, आप शब्दों का मतलब समझते चलिए, आपको परिभाषा अपने आप याद नहीं लगती है, ठीक है। आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में चीज़ें सामने आने लगती हैं। देखिए सममात्रिक का मतलब क्या हो गया कि सममात्रिक मतलब क्या हो, जिसमें समान हो। सम का मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्रा, यानी जिसमें सभी में क्या हो, मात्राएं समान हो, सममात्रिक। अर्धसममात्रिक यानी आधी मात्राएं समान और आधी मात्राएं विषम। और विषम मात्रिक जिसमें क्या हो, मात्राएं अलग अलग हो, ठीक है, तो विषम मात्रिक। अब देखिए अब इसमें भी समझ लीजिए, सममात्रिक और अर्धसममात्रिक ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों ही ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको देखिए। ट्रिक क्या है इसकी ये समझिए। पहले हम सममात्रिक की बात कर लें तो इसकी ट्रिक है हमारी कि चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, याद रखिए, चारों गीत हरि गीतिका सममात्रिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से चा का मतलब हो गया चौपाई, रो से हो गया रोला, और गीत से हो गया गीतिका, और हरि गीतिका का मतलब होता है हरि गीतिका, ठीक है। अब देखिए चौपाई में क्या होता है, कितने चरण होते हैं, 4 चरण, सभी में 4 चरण होंगे, ये बात याद रखिएगा, सभी में कितने चरण, 4 चरण। अब देखिए 4 चरण में चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। अब देखिए मैं प्रत्येक चरण की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी यहाँ पे ये मत कहिएगा कि इसमें बता दिया कि इसमें अगले चरण में क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा छंद की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ सममात्रिक छंद की। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि जिसमें सभी चरणों में मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, है ना। तो देखिए चौपाई में कितनी हो गई, 16, और रोला में कितनी हो गई, 24। इसका मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका में 26, यानी कोई भी आप देखिए अगर उसमें 26 मात्रा दिख रही है, आप जोड़िए मात्राओं को, 26 मात्रा आ गई तो समझ लीजिए कौन सा है, ये आपका सममात्रिक छंद या गीतिका है, ठीक है, याद रहेगा। और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या है, कहाँ पे आपकी यति लगती है, कहाँ पे क्या लगती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि गीतिका में कितनी मात्राएं हैं, 26, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं हैं, 28। किसी भी आप कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, अगर उसके प्रथम चरण में या प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा हो जाएगा, वे हमारा हो जाएगा हरि गीतिका हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, याद रहेगा, ओके, कमेंट, ओके, वेरी गुड। चलिए
अर्ध सममात्रिक। नहीं समझ में आएगा तो बताना, और ध्यान से सुनते रहेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। अब देखिए अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होता है। अर्ध सममात्रिक में होता है हमारा कि दोहा, सोठा, बरवै और उल्लाला। दोहा में क्या होता है, अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोहा और सोठा में, ठीक है, कि कभी हो जाता है 13-11 होता है कि 11-13 हो जाता है, कि 11-13 होता है कि 13-11 होता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेरी जो ट्रिक है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दोहा, कितने शब्द हैं इसमें, दोहा में मतलब वर्ण कितने हैं, जल्दी से बताइए। दोहा में कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण है ना। देखिए द और ह 2 वर्ण है यानी दोहा। और सोरठा की बात आ जाइए, देखिए सोरठा में क्या है, 1 2 3। सोरठा में कितना है, 1 2 3 यानी 3 वर्ण है। यहाँ पे 2 वर्ण है और यहाँ पर 3 वर्ण है। इसका मतलब ये हुआ, और इसमें देखिए लाइन की परिभाषा क्या हो गई कि इसमें पहले और तीसरे पे, पहले और तीसरे पे और दूसरे और चौथे पे, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। और इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। अब देखिए याद करने का तरीका, देखिए यहाँ पे 2 है यानी छोटा है। देखिए दोनों में पहले बड़ा कौन सा है, दोहा और सोठा, बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है। इसमें 2 वर्ण आ रहे हैं, इसमें 3 वर्ण आ रहे हैं, यानी बड़ा कौन सा है, बड़ा सोठा है। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि जो बड़ा है वे छोटा है और जो छोटा है वे बड़ा है। क्या याद रहेगा, जो बड़ा है वे छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा होगा। कहते हैं ना जो बड़े लोग होते हैं वे क्या करते हैं, छोटे को आगे करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी से बताएं। जो बड़े लोग होते हैं वे अपने छोटों को आगे करते हैं, फिर बाद में अपना आगे आते हैं, उसी तरीके से। और जो छोटा होता है वे क्या होता है, वो बड़े को आगे करने का प्रयास करेगा, यानी सम्मान है ना। जो छोटे होते हैं वे बड़े को आगे करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो क्या करेगा, छोटे को आगे करेगा, यानी पहले नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले नंबर पे हमारा 11 हो जाएगा। बस इतना याद रहेगा, उसके बाद फिर आपको याद आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और देखिए बड़ा है और बड़ा क्या करेगा, छोटे को आगे करेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोहा और सोठा में अंतर नहीं समझ में आया, एक बार फिर देख लीजिए। जो बड़ा है उसके पहले में क्या आएगा, पहले में छोटा आएगा यानी 11 आएगा, और जो छोटा है उसके पहले में क्या आएगा, बड़ा आएगा यानी 13 आएगा, ठीक है। यानी पहले और तीसरे में 13 और पहले और तीसरे में 11, यानी दोहा में 13 और सोठा में 11। अब देखिए बरवै में क्या होता है, बस यही कन्फ्यूज़न रहता है और यहीं से प्रश्न भी पूछता है मैक्सिमम, और आप सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब देखिए बरवै में क्या होता है, बरवै में वही पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में क्या होते हैं 7। अगर आपको कोई भी काव्य में अगर पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं दिख रही हैं तो याद रखिएगा कौन सा होगा, बरवै छंद होगा। ओके, आगे देखिए उल्लाला में क्या होता है कि पहले और तीसरे में 15 मात्राएँ और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएँ, याद रहेगा। वेरी नाइस। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। देखिए सब कुछ मात्रा पर निर्भर करता है। अभी मात्रा को कैसे गिनते हैं मैं उदाहरण से बता भी दूंगा, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे उदाहरण लेना संभव नहीं है इस एक ही वीडियो में सब कुछ समझाना। तो उदाहरण आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। अब विषम मात्रिक में देख लीजिए, विषम मात्रिक में 2 देख लीजिए महत्वपूर्ण है, जो कुंडलियाँ और छप्पर, ठीक है। तो कुंडलियाँ क्या होती है, कुंडलियाँ में जो होता है, देखिए विषम का मतलब होता है कि 2 से मिल के बना होता है, ठीक है। जो 2 से मिल के बना मतलब यहाँ पे दोहा और रोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोहा और रोला, और जो छप्पे में क्या है, रोला और उल्लाला। यानी कुंडलिया में अगर किसी भी काव्य साहित्य में दोहा और रोला दोनों की क्वालिटी दिख रही है, रोला और उल्लाला की दोनों क्वालिटी दिख रही है, तो वो कुंडलिया या छप्पई होगी। ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए, ठीक है। उदाहरण आप देख लेंगे, उदाहरण आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा गिनती करना सिखा दूं, है ना, कि कैसे गिनती करते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ था, पवन तनय संकट, है ना, बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है, सभी के मुँह पे होता है और उम्मीद है कि सभी को याद भी होगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा ताकि आप सब खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, श्री गुरु चरण वाला भी कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए। देखिए पवन है तो यहाँ पे 1 2 3 मात्राएं हुए, 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा, क्यों, सभी क्या है, लघु हैं। उसके बाद इसमें भी सभी लघु हैं, यानी 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे संकट, यहाँ पे देखिए 2 मात्रा आ गई, स की अ की भी मात्रा है और अंक की भी मात्रा, यानी 2 मात्रा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी
2, यानी देखिए इसका चिन्ह तो ये होता है कुछ, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 2 लिख दे रहा हूँ, ये गुरु का चिन्ह होता है। और यहाँ पे 1 और 1, और यहाँ पे 1 1 1। चलिए गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 10 3 13। तो कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पे कुल मात्रा हो गई 13। अब उसी तरीके से इसको गिनिए, यहाँ पे 2 हो गया, 1 1, फिर यहाँ पे बड़ी, देखो यहाँ पे बड़ा ऊ है इसलिए मात्रा 2, और फिर 1, यहाँ पे छोटी इसलिए मात्रा 1, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ इसलिए मात्रा 2, और यहाँ पे 1। कितनी हो गई? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। तो यहाँ पे कितनी मात्रा हो गई? यहाँ पे 11 हो गई, और यहाँ पे 13। तो ये समझ में आ गया। देखिए 13 यानी पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। इसी तरीके से इसको भी गिनेंगे तो यहाँ भी आपको 13 मात्रा दिखेगी और यहाँ आपको 11 मात्रा दिखेगी, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा। इसलिए यह कौन सा छंद है? ये दोहा छंद है। इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। तो ये हो गई आपको छंद से संबंधित सारी समस्याओं का अंत। अब बताइए आपको कौन सी समस्या है छंद में, कौन से भाग को आपने नहीं पढ़ा है। अगर इसके अलावा, मेरे ख्याल से इसके अलावा परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए मैंने केवल मात्रिक छंद आपको पढ़ाया है। बचा हुआ पार्ट भी है, 2 छंद 2 और होते हैं, उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है उनका, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। खैर, फिर वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप लोग यही एक काम करना भूल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है, आप उन पे एक बार शेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।